स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तिब्बत में भूकंप के तेज झटके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.7 मापी गई है। लोग घरों से बाहर निकले और आफ्टर शॉक्स की आशंका भी जताई जा रही है। प्रशासन सतर्क, हालांकि अभी तक किसी के जान माल की कोई सूचना नहीं मिली है। तो आपको बताते चले, तिब्बत में भूकंप आया है और इसमें फिलहाल किसी के जान माल की कोई भी नुकसान होने की जानकारी नहीं मिली है। वहीं बताया जा रहा है आफ्टर शॉक्स की आशंका, और इसी को लेकर प्रशासन सतर्क है, लोग घरों से बाहर निकले। अगर हम बात करें तीव्रता की, तो रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई है। तो तिब्बत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और वहीं बात करते जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर शांति, ना गोलीबारी ना घुसपैठ की कोशिश की गई है। यानी कि अब देखें तो कहीं ना कहीं शांति दिखाई दे रही है। सुरक्षा बल फिर भी अलर्ट मोड पर और निगरानी तेज कर दी गई है। तनाव के बीच राहत भरे हालात देखने को मिल रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक राहत भरी खबर है, जो कि ना गोलीबारी ना ही घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर फिलहाल शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जवानों की, सुरक्षा बल की, तो वो अभी भी अलर्ट मोड पर है। निगरानी अभी भी तेज है ताकि फिर से कुछ भी संदिग्ध माहौल या स्थितियां पैदा ना होने पाए। और तनाव के बीच राहत भरे हालात जरूर देखने को मिल रहे हैं और कह सकते हैं आम जनता के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। और पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बलों की बात करें, वो फिलहाल अलर्ट मोड पर ही है। जब तक हालात है वो सामान्य नहीं हो जाते, लगातार निगरानी भी तेज देखने को मिल रही है। और बात करें तो फिलहाल ना ही कोई गोलीबारी और ना ही घुसपैठ की कोशिश की जानकारी सामने आई है। और चिनाब नदी पर सलाल डैम का गेट खोला गया है। जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी, प्रशासन ने बताया सामान्य प्रक्रिया। तो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बने सलाल बांध में सोमवार को एक गेट खोला गया है और इससे नदी के जल स्तर में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रशासन ने इसे जल प्रबंधन की सामान्य प्रक्रिया जो है उसका हवाला दिया है और इसके तहत पानी के प्रवाह को संतुलित रखने के लिए कदम उठाया गया। हालांकि एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से नदी के किनारे सतर्क रहने की अपील की गई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। चिनाब नदी पर सलाल डैम का गेट खुला है और प्रशासन की तरफ से जो लोग हैं उनसे नदी के आसपास सतर्क रहने को कहा गया है। और एक और अहम खबर सामने आ रही, डीजीएमओ स्तर की अहम बैठक आज। भारत पाक के बीच सीज फायर पर होगी चर्चा, सीमा पर शांति बनाए रखने की रणनीति पर बातचीत होगी। तनाव कम होने के बीच बातचीत तेज और सीज फायर के ऐलान के बाद तनाव कम देखने को मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं ये अहम खबर है, जो कि अब आज जो है 12 मई की जो तारीख दी गई थी, अगली बातचीत की डेट दिए गए थे और डीजीएमओ स्तर की अहम बातचीत आज होने जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर इस दौरान चर्चा होगी। वहीं सीमा पर शांति बनाए रखने की रणनीति पर भी इस दौरान बातचीत। हालांकि ये भी देखें तो तनाव कम होने के बीच अब बातचीत का दौर लगातार जारी है, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद से जरूर थोड़ी राहत देखने को मिल रही है और जो तनाव के हालात हैं वो कहीं ना कहीं कम बने हुए हैं। तो आपको बता दें, इसके पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी, उसके बाद चर्चाएं आई थी कई तरह की और जो सीज फायर है वो लागू किए गए थे दोनों देश की तरफ से। और आज एक बार फिर इसको लेकर अहम बैठक उस दिन जो है बातचीत हुई थी कि 12 मई को अब आगे इसको लेकर बातचीत किए जाएंगे और आज 12 मई के दिन फिर से इस पर बातचीत की संभावना भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर चर्चा होनी है और सीमा पर शांति बनाए रखने की रणनीति
को लेकर इस दौरान चर्चाएं की जाएंगी। और वहीं हम देखें तो सीज फायर के ऐलान के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। पहले के मुकाबले अभी थोड़ी शांति देखने को मिल रही है। हालिया दिनों में भारत और पाकिस्तान के संबंध में बेहद संवेदनशीलता आई और तनाव की स्थिति बनी रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम देखें तो ना ही घुसपैठ की कोशिश और ना ही किसी तरह की गोलीबारी। और आज डीजीएमओ स्तर की बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच जब दोनों के बीच बातचीत होगी, दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर पर, और इस दौरान अब आगे किस तरह से शांति बनाए रखने की जो पहल है उस पर किए जाएंगे। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट के जरिए बड़ी जानकारी दी है। अपने ट्वीट कर उन्होंने बताया है कि राज्य में अब तक 53 गद्दारों को जेल भेजा जा चुका है। सीएम ने कहा कि जहां भारत ने 100 से ज्यादा पाक आतंकी खत्म किए हैं, वहीं असम सरकार उनके समर्थकों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार को कार्बी आंगलोंग, धूबरी और लखीमपुर से 3 और गिरफ्तारियां की गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है और सरकार का साफ संदेश है कि गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो असम में 53 गद्दारों को जो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे उन्हें जेल भेजा गया है और इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है। और वही पंजाब के बॉर्डर जिलों में आज भी स्कूल बंद। संगरूर सहित 6 जिलों में एहतियात। होशियारपुर में देर रात ब्लैकआउट। बाकी हिस्सों में स्कूल आज से खुले। तो पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के 6 जिलों और संगरूर में बात करें तो स्कूल आज भी बंद रहेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि एहतियात के तौर पर होशियारपुर में रविवार देर रात ब्लैकआउट लागू कर दिया गया था। और उन्होंने बताया कि राज्य में जो बाकी हिस्सों में शैक्षणिक संस्थान है सोमवार से खुलेंगे। यानी कि जिस तरीके के हालिया दिनों की बात करें, जो हालात रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, ऐसे में जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं तमाम जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। स्कूल कॉलेज जो है वो भी बंद कर दिए गए एहतियात बरतते हुए, और अब सोमवार से खुल रहे हैं। हालांकि अभी भी जो बात करें तो 6 जिलों में ये स्कूल अभी भी बंद ही है। और वहीं यूपी में अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में एक्शन। सैकड़ों मसार मस्जिद मदरसे जो है वो सील किए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर बुलडोजर चलाया गया है। तो कह सकते हैं एक बार फिर ये बड़ी कार्रवाई। यूपी में नेपाल सीमा के पास उत्तर प्रदेश की सरकार ने अवैध रूप से निर्मित धार्मिक स्थलों के खिलाफ एक्शन लिया है और यूपी सरकार ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। इसमें नेपाल सीमा से सटे जिलों में सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की है। और इसमें पिछले कुछ दिनों के अंदर सैकड़ों मदरसों, मस्जिदों और मज़ारों के साथ ईदगाह को चिन्हित कर उन्हें सील करने और ढहाने की कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक सीएम योगी के निर्देश पर ये एक्शन लिया गया है। आदित्यनाथ के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में यह एक्शन किया गया है। और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी रायपुर से दिल दहला देने वाला मामला बताया जा रहा है। सोमवार की सुबह एक बस और ट्रक की जो है आ रही है और
और वहीं मोतिहारी से एक बड़ी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने नाभा जेल ब्रेक कांड में फरार चल रहे आतंकी कश्मीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर सिंह पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं एनआईए की टीम से जो है गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई उनकी ओर तरफ से किया गया है और दबोचा गया और अब उसे दिल्ली ले जाकर पूछताछ की जाएगी। वहीं सुरक्षा एजेंसियां अब उसके नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और इस गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो दिल्ली ले जाकर अब पूछताछ की जाएगी और ये बड़ी कार्रवाई की गई है एनआईए की टीम की तरफ से और संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त था और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। सोमवार की सुबह एक ट्रक और बस की टक्कर में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा इतना भीषण था कि बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री सीएम साय ने इस हादसे पर गहरा शोक भी जताया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। तो छत्तीसगढ़ में ये बड़ा हादसा, रायपुर में बस और टक्कर की भिड़ंत में 13 लोगों की जाने गई है, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। वहीं सीएम साय ने इसको लेकर संज्ञान भी लिया है। और कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है और वही विवेक पाकिस्तान का मर गया है। जब पाकिस्तान ने दिल्ली पर हमला करने की नापाक कोशिश कर दी, भारत के जाबाज सिपाही ने तो उस हमले को हवा में ही धराशायी कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मनामों ने आतंकी इतिहास में आखिरी कील ठोक दिया, क्योंकि इसके बाद भारत ने जो जवाब दिया है वह पाकिस्तान को सदमे में ला दिया। आज पूरा पाकिस्तान सदमे में है, क्योंकि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी सबको भारत ने धुआं धुआं कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को वो जवाब दिया है जिसे पाक के लोग सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। उनके नेता से लेकर आम नागरिकों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। जो नापाक हरकत उसने दिल्ली पर हमला करने की सोच ली, क्योंकि पाकिस्तान ने वो गलती कर दी है जो उसे नहीं करना चाहिए था। दिल्ली पर हमला, खैर हमला अब हम तो अपना बचाव कर चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि आपका क्या होगा जनाबे आली, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर पाकिस्तान को कह दिया कि हम आतंक पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों को रोक दो, क्योंकि आतंकी गतिविधियों को नहीं रोकोगे तो जवाब इतना भयावह होगा कि सदियों तक याद रखोगे। और इतना क्षति होने के बाद पाकिस्तान को यह समझ में आया कि नहीं, युद्ध को विराम दे देना चाहिए और इसलिए अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से बातचीत कर युद्ध विराम की घोषणा की। ये रिपोर्ट देखिए। जंग महंगा पड़ेगा, पाकिस्तान अपना माथा पकड़ लेगा, पाकिस्तान बिलबिलाएगा, पाकिस्तानी कौम सड़कों पर उतर आएगी, पाकिस्तान दुनिया के आगे भीख मांगेगा, लेकिन भारत माफ नहीं करेगा। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, अमृतसर सहित राजस्थान के बॉर्डर से सटे शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने बीते 24 घंटों में 26 जगहों पर हमला कर दिया, कई मिसाइल के मलबे बरामद किए हैं। इसके बाद जवाब में भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया और उसकी मिसाइल कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 प्रमुख एयरबेस को निशाना बनाया। भारत के मिसाइल हमले में मुरीद, चकवाल, सोरकोट एयरबेस, चुनिया एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, पंजाब और नूर खान एयरबेस प्रमुख रूप से निशाना बने।
और इन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि भारत ने इन एयरबेस पर अपने फाइटर जेट से एयर टू सरफेस मिसाइलें दागी और ये सभी प्रमुख एयरबेस है। मुरीद चकबाल एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित एक प्रमुख सैन्य हवाई अड्डा है। यह इस्लामाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एयरबेस पाकिस्तान वायुसेना के लिए एक रणनीतिक केंद्र है, जिसका इस्तेमाल हवाई रक्षा, प्रशिक्षण और युद्धक अभियानों में किया जाता है। यहाँ कई आधुनिक लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं और इसकी रणनीतिक स्थिति इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। बेस में रनवे, हैंगर, कंट्रोल टावर और अन्य आधुनिक सैन्य सुविधाएं उपलब्ध है। सुक्कुर एयरबेस PAF बेस भोलारी साउदर्न एयर कमांड के अंतर्गत सिंध प्रांत के कराची और हैदराबाद के बीच स्थित जामशोरो जिले में एक सक्रिय ऑपरेशनल एयरबेस है। इसे PAF बेस भोलारी के नाम से जाना जाता है। यह हाल ही में शुरू किया गया था और यहाँ 19 स्क्वाड्रन और ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट यानी कि OCU तैनात है। यहाँ से F-16A/B ब्लॉक 15 ADF फाइटर एयरक्राफ्ट संचालित किए जाते हैं। चुनिया एयरबेस कसूर के पास पंजाब, यह पाकिस्तान एयरफोर्स का एक प्रमुख ऑपरेशनल एयरबेस है। यह बेस पंजाब प्रांत के चुनिया शहर में स्थित है, जो लाहौर से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। यह एयरबेस पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नूर खान एयरबेस, पहले चकला एयरबेस के नाम से जाना जाने वाला नूर खान एयरबेस पाकिस्तान वायुसेना का एक प्रमुख और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ठिकाना है। यह एयरबेस रावलपिंडी के चकला क्षेत्र में स्थित है और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। इस एयरबेस का नाम पाकिस्तान एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख एयर मार्शल नूर खान के नाम पर रखा गया है। यह एयरबेस मुख्यतः VIP मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशनों के लिए प्रयोग होता है। रफीकी एयरबेस, पाकिस्तान के झंग जिले में शोरकोट के पास स्थित PAF रफीकी एयरबेस को भी भारत ने अपने हमले में निशाना बनाया। यह एयरबेस आक्रामक हवाई अभियानों में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। इसका नाम 1965 के भारत पाक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी के सम्मान में रखा गया है, जहां JF-17 थंडर और मिराज जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैनात है। यह एयरबेस पाकिस्तान वायुसेना के सेंट्रल एयर कमांड के तहत आता है और पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर तेजी से कार्रवाई की क्षमता रखता है। रहीम यार खान एयरबेस, बीती रात भारत ने रहीम खान एयरबेस को निशाना बनाया। हमले के बाद यहां बड़ा गड्ढा देखा गया। रहीम यार खान एयरबेस, जिसे आधिकारिक रूप से PAF रहीम यार खान कहा जाता है, पाकिस्तान वायुसेना का एक सैन्य एयरबेस है जो पाकिस्तान प्रांत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यह बेस रहीम यार खान शहर के निकट स्थित है और पाकिस्तान वायुसेना के एयरबसों की सूची में शामिल है। इसका रणनीतिक महत्व इसके भौगोलिक स्थान के कारण है, जो इसे देश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में त्वरित प्रक्रिया और संचालन के लिए मुफीद बनाता है। पाकिस्तान ने जो गलती की थी उसका अंजाम अब वो भुगत रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई देश आतंक को समर्थन देगा तो उसका करारा जवाब भी मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत के धैर्य की अंतिम सीमा थी, जिसे पाकिस्तान ने लांघने की कोशिश की। यह संयम का अंत था और शक्ति के प्रदर्शन की शुरुआत। भारत अब चुप बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब हर नापाक हरकत का जवाब उसी भाषा। आप सभी को याद होगा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को करारा जवाब दिया था इसका, और इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में घुसकर सटीक और लक्ष्यभेदी हमले किए। और अब इस अभियान में मारे गए आतंकियों की पहचान सामने आने लगी है। कुल 5 कुख्यात आतंकियों की पुष्टि भी हो चुकी है, जिनका सीधा संबंध लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे वैश्विक प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से था। ये सभी पाकिस्तान की सरपरस्ती में फल फूल रहे थे। पाकिस्तान हमेशा खुद को आतंक का शिकार बताता है, लेकिन हकीकत यह है कि वही आतंक की फैक्ट्री भी चला रहा है। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम में हुआ आतंकी हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई की।
भारत ने फल फूल रहे आतंकी के कुल 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। उसमें मारे गए आतंकों के कुछ सरगना के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं। इन सरगनाओं में मुदस्सर खादिया खास, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद मीर और मोहम्मद हसन खान शामिल हैं। जिसमें से मुदस्सर खादिया की बात करें तो आपको बता दें कि इसे अबू जुंदाल के नाम से भी जाना जाता था। यह लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख आतंकी था। यह मरकज तैयबा मुरीदगे का प्रभारी था, जो लश्कर की एक महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। उनकी मृत्यु के बाद पाकिस्तान सेना ने उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था, जो इस्लामाबाद के आधिकारिक नीति और आतंकवाद को लेकर गंभीर प्रश्न उठाता है। ये कितना शर्मनाक है कि पाक सेना प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने उनकी अंतिम यात्रा में पुष्पांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार की नमाज एक सरकारी स्कूल परिसर में आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व जमात उद दावा के हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया है, जिन्हें एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस कार्यक्रम में पाक सेना के एक सेवा में कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक IG भी उपस्थित रहे, जिससे पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ सांठगांठ के आरोपों को बल मिलता है। वहीं हाफिज मोहम्मद जमील की बात करें तो यह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा एक प्रमुख आतंकी चेहरा था। यह आतंकी संगठन के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था और बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह का प्रमुख था। जमील पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, आतंकी के लिए भर्ती करने और जैश-ए-मोहम्मद के लिए फंडिंग जुटाने का आरोप था। वे पाकिस्तान में धार्मिक शिक्षा की आड़ में आतंकी सोच फैलाने का काम करता था। उसके नेतृत्व में कई आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिन्हें भारत विरोधी अभियानों में इस्तेमाल किया गया। जमील की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं। अब आपको बताते हैं कि मोहम्मद यूसुफ अजहर के बारे में, जिसे उस्ताद जी भी कहा जाता था। इसे मोहम्मद सलीम और घोसी साहब के नाम से भी जाना जाता था। ये जैश-ए-मोहम्मद का एक कुख्यात आतंकी था। वह मौलाना मसूद अजहर का साला था और संगठन में हथियार प्रशिक्षण का प्रमुख जिम्मेदार था। यूसुफ ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिलवाया। वे 1999 के कुख्यात IC 814 विमान अपहरण मामले में वांछित था, जिसे भारतीय जेलों में बंद आतंकियों को छुड़ाने के लिए अंजाम दिया गया था। उसकी गिनती जैश के शुरुआती और सबसे प्रशिक्षित आतंकियों में होती थी, जो पाकिस्तान में खुलेआम सक्रिय रहा। खालिद, जिसे अबू आकाश के नाम से भी जाना जाता था, लश्कर-ए-तैयबा का एक कुख्यात आतंकवादी था। वे जम्मू और कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में सीधे तौर पर शामिल रहा और भारत में हिंसा फैलाने में अहम भूमिका निभाता रहा। खालिद अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत में हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा था, जिससे आतंकी गतिविधियों को समर्थन मिलता था। उसकी मौत के बाद फैसलाबाद में उसका अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया गया, जिसमें वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना अधिकारी और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर तक शामिल हुए। ये पाकिस्तान की दोहरी नीति को उजागर करता है। अब मोहम्मद हसन खान की बात करें तो ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद का एक सक्रिय आतंकवादी था और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में संगठन के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। हसन खान ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उनके समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे अपने पिता के प्रभाव के चलते कम उम्र में ही आतंकी नेटवर्क से जुड़ गया और जैश के लिए खुफिया जानकारी साझा करने, हथियारों की आपूर्ति और रणनीति तैयार करने जैसे कार्यों में लगा रहा। उसकी गतिविधियां भारत में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने में निर्णायक साबित हुई हैं। तो ये थे वो खूंखार चेहरे जिन पर
पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां इन्हें हीरो और शहीद का दर्जा दिया जाता है। इन आतंकियों को सलामी देने वाले पाकिस्तानी अफसर दरअसल उस देश की सोच को उजागर करते हैं जो आतंकवाद को संरक्षण देता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की तरफ से दिया गया एक निर्णायक संदेश था कि अब चुप्पी नहीं, सीधा जवाब मिलेगा। भारत आतंकवाद के हर चेहरे को बेनकाब करेगा और जब तक यह जंग खत्म नहीं होती हमारी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।